हेलो भाइयों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मांगा का नाम है वोल्केनिक एज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की स्टार्टिंग में कुछ बंदों से होता है जो कि किसी को कह रहे थे, सर आप हमें ऐसे छोड़ कर मत जाइए, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आप हमें ऐसे छोड़ के जाएंगे तो हमारा क्या होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े पर्सन को, और यही है हमारा मेन कैरेक्टर। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो कि जिसका नाम है जो साओ चैन। तो हम इसे साओ चैन कह के ही बुलाएंगे। तो उसके बाद साओ चैन हमें अपना जो पास्ट की कहानी है वो सब हमें बताता है। मैं जब बहुत ज्यादा जवान था उस समय मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए, पर मैं किस्मत से वासन फैक्शन में एंटर कर चुका था। वहाँ पर मैं अपना रास्ता बना के एल्डर में से टॉप 1 पर आ चुका था। एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरे जैसा भी कोई वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। मैं एल्डर में से टॉप पर इसलिए आ पाया क्योंकि मैं जिस एरा में जीता था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये प्लेस दशकों से वॉर की वजह से एक फाइटिंग जोन की तरह बन चुका था। अनगिनत लोगों ने अपनी जानों को गंवाई है। बहुत ही जल्दी लोगों ने इस टाइम को बुलाने लगे द एज ऑफ वॉर। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वासन फैक्शन, वहाँ के भी बहुत सारे लोग अपने जान को गंवाए थे। उन दिनों एक एल्डर का सीट भरने के लिए भी किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसलिए बिना किसी विकल्प के उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मैं उम्र में भी ज्यादा था और मेरा जो एडुकेशन था वो भी हाईएस्ट था। और बस इसी तरह द एज ऑफ वॉर खत्म हुआ और शांति लौट आई। उसके बाद मैं वासन फैक्शन में रह के ज्यादातर समय मुरिम के बारे में स्टडी करने लगा। और मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया था क्योंकि मैं राइटफुल तरीके से एल्डर का सीट को प्राप्त नहीं किया था। मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था और इस चीज को सोच के परेशान हो रहा था कि दूसरे क्या सोचेंगे। मेरा किस्मत खराब था। एक एल्डर के बड़ा होने के बाद वासन फैक्शन के अंदर स्टोर किया गया मुरिम के किताबों को मैं ओपन करने के लिए भी सक्षम हो चुका था। इसलिए वहाँ पर मेरा जो औहदा था वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पर मेरा लाइफ का कोई खास मीनिंग नहीं था। मैं वो प्यार नहीं पा पाया जो सबके लिए बहुत आसान था। मैंने अपनी पूरी टाइम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने में ही बिता दिया, कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। मैं मुरिम में सफल होना चाहता था पर मैं उतना भी अच्छा नहीं था। अंत में सब उल्टा पड़ गया। मुरिम के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट केओटिक एरा। अभी भी अनगिनत कहानियां प्रचलित है। एक नायक है और एक खलनायक है जिन्होंने अपना नाम प्रसिद्ध किया है, लेकिन मैं दोनों में से कोई भी नहीं। मैंने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया है। कैसे मैं इस जैसा लाइफ का लालच कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहीं पर अपना सांस छोड़ देता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने थे, मतलब मेन कैरेक्टर जिनको पसंद करता था, उन सब का एक पीछे से एक साथ एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाया जाता है। साओ चैन हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कि एक लेडी आके पुकारती है। और आप समझ गया होगा कि ये कौन है। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है साओ चैन। साओ चैन सामने देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है और उनको कहता है, मास्टर पर कैसे। ये कुछ दिन पहले की बात है जब तुम मेरे लिए फुट फुट कर रो रहे थे। इसके बाद तुम नींद में ही बात करने लग गए थे। साओ चैन तो ये सब बात सुन के सिर्फ हैरान होकर बैठा ही रहता है और अचानक से उसे सब समझ में आ जाता है। ये चीज तो अनबिलीवेबल है। मैं चू साओ चैन 8 साल का हूँ, वासन फैक्शन का 4th जनरेशन का स्टूडेंट, मास्टर यू जेंग मोक, हम इन्हें यू कह के ही पुकारेंगे। ये मीडिया जी की है और वासन फैक्शन का 3rd जनरेशन की स्टूडेंट थी। मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। मैंने इस बारे में कुछ दिनों से डजन्स ऑफ टाइम सोच चुका हूँ। अब मैं इस बारे में श्योर हो चुका हूँ। एज ऑफ वॉर में एल्डर बनने वाले जू साओ चैन अब मर चुका है। अब मैं वापस आ चुका हूँ वासन फैक्शन के अंदर अपने बचपन के दिनों में। फूल के ऊपर पहले के दिनों में खून से लथपथ है और इससे पहले कि इस दुनिया में जंग के लिए सारे वॉरियर्स रेडी हो, मैं लौट चुका हूँ। मैं इसे कर सकता हूँ। उसके बाद हम साओ चैन की एक पास्ट की मेमोरी देखते हैं जहाँ पर साओ चैन और उसका जो मास्टर था वो बहुत ही खुश था और आगे बढ़ रहे थे। पर उसी वक्त हमें और एक इमेज पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर साओ चैन का जो मास्टर है वो मर चुके हैं और साओ चैन वहाँ पर खड़े होकर रो रहा था। एक बार और मैं नहीं जानता कि मैं अतीत में कैसे पहुंचा या फिर मुझे अतीत में किसने भेजा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है एक बार और मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ मैं इसे मेरा एक एडवांटेज के जैसा यूज करके अपने न्यू लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। जब मैं एक एल्डर के सीट में बैठा उस समय मुझे मुरिम अलायंस और वासन फैक्शन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट के बारे में पता चला। मैं आगे आने वाले सारे घटनाओं के बारे में भी जानता हूँ। चलो करते
कहते हैं, मैं इसे करने वाला हूँ। मैं मेरे पिछले लाइफ में एक पावरफुल फिगर था, पर अब नहीं। अभी तो मैं एक बच्चा ही हूँ, मुश्किल से 8 साल का ही होऊंगा। वासन फैक्शन के अंदर बच्चों का कोई भी फ्रीडम नहीं है। हम साओचन को देखते जो कि और बाकी बच्चों के साथ भाग रहा था और उसका हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। हमें उस सभी नियमों और बेनियमों को पालन करना चाहिए जो कि हमें आगे की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। ये सोचना कि इस हेल जैसी ट्रेनिंग से फिर से गुजरना पड़ेगा। उसी वक्त साओचन के पीछे से उसका जो टीचर है वो चिल्लाते हुए कहता है, हे रुकना मत, भागते रहो वरना मैं इसे और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। एक बच्चा हो या एक बूढ़ा, ये मार देने वाला ट्रेनिंग अभी भी वैसे का वैसा ही है। हर एक टीचर को हर एक स्टूडेंट के लिमिट के बारे में पता होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनाओ एक जगह पे लेट चुका है और उसके पास एक टीचर आके उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी उठ सकते हो, तुम्हारे लिए इतना आराम काफी है। बेहोश होने से पहले आराम करना जरूरी है, इससे तुम रिकवरी भी कर सको और उसके बाद भाग भी पाओ। बुरी बात यह है कि मैं अभी तक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा भी नहीं हूँ। 4th जनरेशन का ट्रेनिंग सेंटर नाकान टेम्पल के अंदर लोकेटेड है, पर उस जगह पर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए उसे नाकान हेल भी कहा जाता है। हम देखते हैं साओचन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस सीढ़ी को पार करके ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं साओचन बाकी बच्चों के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा था, उन्हें भी कुछ टीचर मॉनिटर कर रहे थे। साओचन अपने मन में सोचता है, मुझे भी बहुत ही दूर तक जाना है। सीन शिफ्ट होता है 1 साल के बाद, जहाँ पर हमारा साओचन का एज अब 9 साल का हो चुका था। साओचन का मास्टर उसे कहता है, ओ तो तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साओचन सोचता है, शुरुआत में ये बच्चे जैसा व्यवहार थोड़ा अजीब लगता था, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मैं इस चीज में आदी भी होता गया। साओचन का मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है, ओ हाँ, तुम्हें आज से ही इसे खुद से करना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपने आप से कर सकते हो। साओचन अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, फाइनली हमें इस बारे में बताया जाता है कि आखिर बात क्या चल रही है। साओचन का जो मास्टर है वो हमेशा साओचन के साथ रहता है और उसे हमेशा ट्रेनिंग करवाती है। इसके वजह से साओचन खुद से कोई भी टेक्निक या कुछ भी ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा था। अब जाके मास्टर ने उसे फाइनली कह दिया कि अब से तुम्हें खुद से ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इसी वजह से साओचन आज बहुत ज्यादा खुश था, जो कि हम देख पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा था, मुझे नाकेन हेल को भी पार करना था। और भाइयों हाँ, ये नाकेन जो टेम्पल है उसके रास्ते को ही बता रहा है। और क्योंकि हमारा साओचन पास्ट में रिइंकार्नेशन हुआ है तो उसे फ्यूचर के जो टेक्निक्स बोलो या जो सीक्रेट आर्ट्स है वो जरूर उसे पता होगा, तो उसी टेक्निक को वो प्रैक्टिस करना चाहता था, पर क्योंकि उसका मास्टर के सामने तो वो ऐसा परफॉर्म कर नहीं पाता ना। हम दोबारा अपनी कहानी में आते हैं। जब मुझे लगा चीजें बेहतर ही हो रही थी तभी उन लोगों ने इस रेस की जो डिफिकल्टी है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से हमें और भी ज्यादा सफर करना पड़ा। अगर ये मेरे जिंदगी में दूसरा मौका भी है, मैं नाकान जैसी भयानक जगह में दोबारा एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता, एक बार ही काफी है। और इसके साथ साथ 1 साल की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना। मुझे पता है कि मुरी में क्या होने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। इंसान की भी एक लिमिट होता है, तो मैंने भविष्य में होने वाली सारे इम्पोर्टेंट इवेंट को नोट करना शुरू कर दिया है। किसने सोचा था उस समय मैंने जो लर्न किया था वो इस समय मुझे इतना ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, ये आखिरकार आ ही गया। मैं आखिरकार उस चीज में काम कर सकता हूँ जो मैं पिछले साल से इंतजार कर रहा था। फ्यूचर में आज से 66 साल पहले उस समय वासन फैक्शन के अंदर एक प्रतिभाशाली जीनियस हुआ करता था जो कि अपने असाधारण प्रतिभा के लिए जाना जाता था। और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को धन्यवाद जिसने मा हुआ की कॉन्ग का सीक्रेट को डिस्कवर किया है। और हाँ, इसका नाम कुछ ऐसा ही है। और ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स का बेसिक से भी बेसिक है जिसको वासन फैक्शन के अंदर सभी लोग जानते थे। कौन सोच सकता है ऐसी सिंपल चीजों के अंदर ऐसा सीक्रेट छुपा होगा। हम देखते हैं साओचन एक पेड़ के नीचे आके कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। ये कमजोर है पर मैं इसे फील कर सकता हूँ। माहुआ की एनर्जी, मैं हुआ की कॉन्ग का सीक्रेट, मैं हुआ यूथ कॉन्ग। खास मंत्र उच्चारण से आप मैं हुआ पेड़ की एनर्जी ले सकते हैं और आप सिर्फ इसकी लाइफ फोर्स ही नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं हुआ का पेड़ कब का मर चुका होता और तब इसे एक कोई टेक्निक नहीं कहा जाता।
तुम उसकी लाइफ फोर्स ले नहीं रहे हो, तुम सिर्फ उधार ले रहे हो। जो भी चीज मैं हुआ एक्सेल करता है, मैं उसे इनहेल कर लेता हूँ। इसका मतलब मान लो पेड़ ने ऑक्सीजन छोड़ा और हमने उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। यही चीज यहाँ हो रहा है। जो ट्री है, मतलब जो माहुआ जो पेड़ है, वो जो नेचर में एनर्जी छोड़ रहा है और उसी में उसका थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी भी होता है, तो वही एनर्जी की बात यहाँ पे चल रहा है बेसिकली। तो मुझे पहले ये सब समझने में थोड़ा समय लग गया था, आप सबको तो मैं मतलब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको इतना जोर दे के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। इसकी वजह से मैंने सोचा आप सबको क्यों तकलीफ दूं, थोड़ा इसलिए बता दिया कि सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता, वो बाकी जानवर और पेड़ पौधों में भी होता है। ये सही है कि सभी जीवित प्राणियों को इसे जानना चाहिए और इसमें सांस लेना चाहिए। अगर मैं ये बात बताता हूँ, मुझे इसकी वजह से हॉनरी टाइटल्स भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा उस व्यक्ति के साथ करना गलत होगा। मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। हालांकि माहुआ की कॉन्ग को अपनी स्टेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। इसकी लिमिटेड स्पीड और कैपेसिटी की वजह से इसको ज्यादा प्रेज्ड किया नहीं गया, मतलब प्रशंसा ज्यादा किया नहीं गया। लेकिन इस सीक्रेट को डिस्कवर करने के बाद इसे हाईएस्ट अप्रेजल और रिकॉग्नाइजेशन मिला नए खोजे गए सीक्रेट्स के साथ। और इसके अंदर जो लिमिटेड स्पीड और कैपेसिटी का प्रॉब्लम था, उसे भी इंक्रीज और एक्सपेंड कर दिया गया। मैं इससे दूसरों से आगे निकल सकता हूँ, और क्योंकि मास्टर मेरे आसपास नहीं है, तो मैं सिर्फ यही करूंगा। मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचता जिसकी वजह से मैं मेहुआ की कॉन्ग का फ्लो को सप्रेस करके रखूं। ऑलराइट, मेहुआ की कॉन्ग जो कि 5 स्टार का था, वो अचानक से बढ़ के 10 स्टार पे इंक्रीज हो चुका है। मैं अपनी ट्रेनिंग की कमी की वजह से अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं ले जा पाया, लेकिन मैं समय के साथ अपने लिमिट के पार पहुंच जाऊंगा। मैंने फाइनली अपने भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, तो कैसे हो सब भाई लोग। मैं आपको वीडियो के एंड में यही बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, और इसका वजह भी मैं बता देता हूँ। मेरा कॉलेज वगैरह है, और उससे पहले मेरे बहुत सारे यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह हो रहा था। मैंने कोशिश भी किया था रिकॉर्ड करने पर क्या करूँ, साउंड वगैरह बैकग्राउंड में आ रहा था। मैं हटा भी सकता था, पर वो वीडियो मतलब ऑडियो बड़ा बेकार हो जाता। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो इतने बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।